आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आज हमारे साथ नमस्कार। पटल पर आदरणीय कवि नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र, जो कि अलीगढ़ से हैं, वो हमारे विशेष आग्रह पर हमारे यहाँ पधारे हैं। आज हम इनसे इनका साक्षात्कार करेंगे और इनसे वो बातें जानेंगे जो आज तक साहित्य क्षेत्र में बहुत कम लोगों ने जाना है और शायद फेस के मित्रों को तो बिल्कुल भी नहीं जाना होगा। तो उसी से अवगत कराने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत आपके धन्यवाद बारे साहब, में डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। मैं आपके बारे में कुछ बताऊं उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आप अपनी मधुर वाणी से मां सरस्वती का आह्वान करें और उन्हें पटल पर विराजमान करें। नमस्कार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और ये हमारा सबका कर्तव्य और दायित्व सब कुछ है कि हम महामारी को पहले नमन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए और इस पटल से जुड़े हुए समस्त प्रबुद्ध श्रोतागण, जिनमें अधिकांशतः साहित्यकार बंधु ही हैं, भगिनी और बंधु साहित्यकार, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं पहले महावाणी को मैं खड़ी बोली में एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूं, उससे पहले एक छंद माँ को मैं ब्रज भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सुनिए साहब। विधि के लिखे लेलार लेखहु सुधार देत, विधि के लिखे लेलार लेखहु सुधार देत, वाणी के विकार दूर करे एक छिन में, और देत सुर ताल छंद गीत कविता निबंध, मौलिक भाव भरत कविन में। बुद्धि प्रदा शारदा मिटावे तम तोम जाल, ज्ञान को प्रकाश भर देते पुतरन में, और करते कृपा की कोर फैले जस चहुओर, करते कृपा की कोर फैले जस चहुओर, दास की करावे मात गिनती गुणन में, दास की करावे मात गिनती गुणन में। खड़ी बोली में मैं अब वंदना दे रहा हूँ, माँ को समर्पित कर रहा हूँ। और इसमें विशेष बात यह है कि इस रचना में, इस वंदना में माँ के चारों चरण में एक एक बंद और समग्र जो है रूप का उसमें पांचवें बंद में है। मैं आपको समर्पित करता हूँ। विशेष ध्यान चाहूंगा इस वंदना पे। सौभाग्य हमारा। हे वरदायिनी मातु शारदे, निर्मल भाव हृदय भर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे, निर्मल भाव हृदय भर दे, भव भय हारिणी शोक निवारिणी, मंगल कारिणी वर वर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे। बाल सूर्य सम वरद हस्त तव, नख आभा नव प्रखर किरण नव, बाल सूर्य सम वरद हस्त तव, नख आभा नव प्रखर किरण नव, तिमिराव्रत हृदयाम्बुज मम नव, तमसाव्रत हृदयाम्बुज मम नव, विकसित कर करुणा कर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे। वीणा स्वर झंकृत शुचि अक्षय, निसृत ध्वनि गुंजित लोकत्रय, वीणा स्वर शुचि अक्षय, निसृत ध्वनि गुंजित लोकत्रय,
श्रवण युगल ममया क्षमय गमय, कर्ण युगल ममया क्षमय गमय, गुंजित कर अमृत स्वर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे। पुस्तक हस्त तव शोभित, नर किन्नर सुर गण मन मोहित, पुस्तक हस्त तव शोभित, नर किन्नर सुर गण मन मोहित, विमलाक्ष गर्थ सुशोभित, विमलाक्षर वागर्थ सुशोभित, लक्षित कर जड़मति हर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे। दक्षिण हस्त सुमाल्य सुहावने, परमानंद दात्री मुक्तामणि, दक्षिण हस्त सुमाल्य सुहावने, परमानंद दात्री मुक्तामणि, रिद्धि सिद्धि भव मुक्ति प्रदायिनी, रिद्धि सिद्धि भव मुक्ति प्रदायिनी, चक्रित कर उच्च स्तर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे। और अंतिम बंद है, मुखमंडल जिमि पूर्ण प्रभाकर, धवल चंद्रिकामय श्वेतंबर, मुखमंडल जिमि पूर्ण प्रभाकर, धवल चंद्रिका श्वेतांबर, वाहन जुमराल तीव्रतर, वाहन श्वेत मराल तीव्रतर, पाद पद्म सिर पर धर दे, हे वरदायिनी मातु शारदे। निर्मल भाव हृदय भर दे, भव भय हारिणी शोक निवारिणी, मंगलकारिणी वर वर दे, वर वर दे, वर वर दे। जय मां। जय जय मां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया। धन्यवाद। शारदे पटल पर आ गई हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आदरणीय, जिस तरह से आपका प्रातः दर्शनीय आप हैं, आपकी वाणी प्रातः स्मरणीय है, उस तरह से माँ भी, आपकी वाणी बहुत सुंदर है और इस सुंदर वाणी को सुनकर के माँ अवश्य ही आ गई होंगी। तो मित्रों, मैं आपके बारे में कुछ बता देता हूँ। उससे पहले मैं मेरे उन साथियों का नाम ले लेता हूँ, उनका स्वागत कर देता हूँ जो कि पटल पर उस पार हैं और हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आदरणीय रामधरस जी गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय रामकरण साहू जी सजल, आप भी बढ़िया कवि हैं, बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं, आपने कई पुस्तकें लिखी है, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कवि लेखक देवकी दर्पण जी, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप भी अच्छे कवि हैं। गणेश प्रसाद जी गौतम, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप तो हमेशा हमारे पटल पर उपस्थित रहते हैं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह बना रहता है, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो मित्रों, मेरी तरफ से भी, मेरी ओर से भी सभी को प्रणाम निवेदित मैं पहुंचाता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के जो अतिथि हैं, उनकी जन्मभूमि तो हाथरस है, लेकिन इस वक्त वे अलीगढ़ में निवास कर रहे हैं। आप खड़ी बोली और ब्रज भाषा में गीत लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोकगीत लिखते हैं, गजल, मुक्तक और घनाक्षरी
सवैया और दोहा, इन सब पर भी आपका बहुत अच्छा अधिकार है। बहुत अच्छा जो है आप लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आपने संस्कार भारती, राष्ट्रीय कवि संगम, शिखर साहित्यिक संस्था, वागधारा संस्था, श्यामधरा, अंजुमने शेरो सुखन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में आप जुड़े रहे। आप उनमें पदाधिकारी भी रहे और उनमें बराबर आपकी संबंधता बनी रही। और अचीवर्स जंक्शन जैसे फेसबुक पटल से आप हमेशा जुड़े रहे हैं, उन पर आपकी प्रस्तुतियां आती रहती हैं। जी। आपने हिंदी सुरभि पत्रिका का मुख्य संपादन का कार्य किया है और समाधान स्मारिका में सह संपादक का काम संभाला है और बखूबी संभाला है। आप काव्य पाठ, संयोजन और संचालन में प्रवीण हैं। आपका जब संचालन करते हैं तो ऐसा समा बनता है कि सब लोग वहां मूर्तिवत हो जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप आकाशवाणी मथुरा और आगरा से भी अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं और हमारे अतिथि कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब उसके पश्चात, पहले तो करते ही थे, उसके पश्चात पूरी लगन से संपूर्ण समय देते हुए साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रणाम निवेदित करता हूँ। डॉक्टर साहब, हम इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी किसी रचना को हमारे सुधी लोगों को सुना दें। अवश्य। डॉक्टर शर्मा जी, मेरा मत ये है कि आज हमारे पुलवामा के शहीदों का स्मृति दिवस भी है। मैं चाहता हूं पहले उनको नमन कर लिया जाए 2-4 पंक्तियों के माध्यम से। मैं फिर उसके बाद आपसे जुड़ता हूँ। उनको नमन करते हुए और भारत माँ को नमन करते हुए मैं ये 4 पंक्तियां देता हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत है। भारती के लड़े ते ललन, देश हित हो गए जो हवन। भारती के लड़े ते ललन, देश हित हो गए जो हवन। उन शहीदों को श्रद्धा सहित आओ मिल कर करें हम नमन। आओ मिल कर करें हम नमन। छोड़कर घर समर को गए, प्राण दे कर अमर हो गए। छोड़कर घर समर को गए, प्राण दे कर अमर हो गए। उनकी यादों में पलकें झुकी, आओ उनको करें हम नमन। भारती के लड़े ते ललन। विनम्र श्रद्धांजलि और वंदे मातरम। मैं, जैसा कि आपका आदेश है कि मैं कहीं से आपको जोड़ूं, तो 1-2 मुक्तक से पहले मैं आपको जोड़ता हूं। और जैसा कि आप सभी अवगत ही हैं कि आज मातृ पितृ सेवा दिवस भी है, तो हम बच्चों के लिए एक मुक्तक पहले मैं दो मुक्तक बच्चों को मैं निवेदित करना चाहता हूं कि बच्चे आज जो संस्कारहीनता जो की ओर जा रहे हैं, उधर न जाकर के माता पिता का भी ध्यान रखें और विशेषकर उनका सबसे पहले ध्यान रखें। ये भाव देखें। मिले खुशियां जमाने की, कभी मगरूर मत होना। बात है, वाह। बुढ़ापे में
कभी माता पिता से दूर मत होना, तुम्हारे वास्ते गिरवी रखी है जिंदगी उनकी, क्या बात। तुम्हारे वास्ते गिरवी रखी है जिंदगी उनकी, अकेले छोड़ जाने को कभी मजबूर मत होना, बुढ़ापे में कभी माता पिता से दूर मत होना। और दूर क्यों मत होना, एक नुक्ता और देखें कि दुनिया में बुरे काम से शोहरत नहीं मिलती, बहके हुए इंसान को इज्जत नहीं मिलती, यूं तो कभी कई मिल जाएंगे रिश्ते जहान में, यूं तो कई मिल जाएंगे रिश्ते जहान में, माँ बाप से हट कर कहीं जन्नत नहीं मिलती, माँ बाप से हट कर कहीं जन्नत नहीं मिलती, यह सच है हर सफर में हम सफर नहीं मिलता, यह सच है हर सफर में हम सफर नहीं मिलता, हर एक नदी को भी समंदर नहीं मिलता, रहने को यूं तो लोग बनाते हैं घरों दे, आज परिवारों की स्थिति कहां तक पहुंच गई है, रहने को यूं तो लोग बनाते हैं घरों दे, रहते हैं अपने घर में मगर घर नहीं मिलता, रहते हैं अपने घर में मगर घर नहीं मिलता, हर एक नदी को भी समंदर नहीं मिलता। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्य हो गया आज हमारा पटल। अरे साहब धन्यवाद करके हमारे साथ में पंडित सोटानंद जी भी जुड़ गए हैं। सोटानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। सोटानंद जी स्वागत है साहब, धन्यवाद, आइए जी। तो आदरणीय, जब आपने आज के दिन की बात छेड़ दी है जी, तो आज पाश्चात्य संस्कृति का भी एक दिन है जी, जिसे वैलेंटाइन डे नाम दिया गया है। जी, मैंने आज मैंने सुबह एक अपील भी वीडियो के थ्रू लाइव जारी की थी, उसका भी अच्छा रेस्पॉन्स था और आपने भी इसके संदर्भ में साक्षी दे दी है, मैं बहुत धन्य हो गया। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 7 दिन हो या 1 दिन हो, उससे क्या होता है वे हमारी परंपरा में नहीं है। हमारा तो 12 महीने बसंत है और बसंत ही हमारा प्रेम का त्योहार है। जब हमारे घर में खुशहाली हो, बच्चे खुश हों और बुजुर्ग खुश हों, तो हमारा बसंत हमेशा, हमारा प्रेम हमेशा है। मैं प्रेम की जहां तक बात आती है तो मेरा विचार ये है कि छोटी सी जिंदगी में कुछ प्यार लाजमी है, छोटी सी जिंदगी। आप भी प्रेम के रचनाकार हैं, मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब
कि छोटी सी जिंदगी में कुछ प्यार लाजमी है, अगर प्यार है तो उसका इजहार लाजमी है। दिल में जिसे बसाया वो है जहान सारा, दिल भर का खूबसूरत दीदार लाजमी है, दिल भर का खूबसूरत दीदार लाजमी है, दिल भर का मैं गीत फिर मेरा अगर आप आदेश करें तो गीत दूंगा फिर जी। मैं तो हाँ हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, कि तन की रक्षा करने को निज धन को प्यार करो, धर्म सुरक्षित रखने को जीवन को प्यार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार मत करो, लेकिन प्यार करो, लेकिन कहाँ करो और कैसे करो। तन की रक्षा करने को निज धन को प्यार करो, धर्म सुरक्षित रखने को जीवन को प्यार करो, प्यार करो जन जन को, धन को, तन को और यौवन को, लेकिन सबसे पहले अपने वतन को प्यार करो, प्यारे वतन को प्यार करो, सारे वतन को प्यार करो। कि मैया की लोरी कि प्यार करो उस ईश्वर को जो सबका सिरजनहारा है, प्यार करो धरती मैया को जिसने भार संवारा है, प्यार करो जल पवन अन्न, प्यार करो पावन माटी को जो चंदन बन महकी है, प्यार करो जल पवन अन्न को जिसने रूप निखारा है, प्यार करो जल पवन अन्न को जिसने रूप निखारा है। कि सूरज चंदा जड़े सलोने गगन को प्यार करो, हमें धूप मिलती है, हमें शीतल छाया मिलती है सब, कि सूरज चंदा जड़े सलोने गगन को प्यार करो, लेकिन सबसे पहले अपने वतन को प्यार करो, प्यारे वतन को प्यार करो। और अगला बंद है परिवार आता है कि मैया की लोरी में मधुर दुलार छिपा रहता है, मैया की लोरी में मधुर दुलार छिपा रहता है, राखी के धागे में पावन प्यार छिपा रहता है, मांग सिंदूर सजे तो समझो सारा जग है अपना, मांग सिंदूर सजे तो समझो सारा जग है अपना, नन्ही सी किलकारी में संसार छिपा रहता है, नन्ही सी किलकारी में संसार छिपा रहता है। कि संबंधों से सजे हुए बंधन को प्यार करो, लेकिन सबसे पहले अपने वतन को प्यार करो, प्यारे वतन को प्यार करो, सारे वतन को प्यार करो, सारे वतन को प्यार करो। बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे साथ में एक और श्रृंगार के कवि, प्रेम के कवि आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। आपने आते ही जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स देना प्रारंभ कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूदत्त जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उनको प्रणाम निवेदित करता हूं मैं शर्मा जी को, आदरणीय शर्मा जी को। तो डॉक्टर साहब, आपने इस साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में जो पैर रखा, पांव रखा, तो ये आपके परिवार में पहले से था या आप प्रथम परिवार में ऐसे कवि हैं जो इस क्षेत्र में आए? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि मेरे परिवार में मुझसे पहले कोई कवि नहीं था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे श्रेष्ठ पंडित थे। उन्होंने मुझे बचपन में श्लोक सिखाए थे, गायत्री मंत्र से लेकर के और अन्य श्लोक सिखाए थे, जिसमें के
रोहिण्योत्तर रेवत्यो मूलम शांति, मतलब विवाह में कौन कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, क्या होते हैं, रोहिण्योत्तर रेवत्यो मूलम शांति मृगो मघा अनुराधा च हस्त च विवाही मंगल, इस तरह के उन्होंने काफी मुझे सिखाया। उन्हें लगा होगा कि बच्चा भी आगे जाके पांडित्य करेगा, लेकिन मेरी दिशा बदली। और मैं बचपन में मेरे गांव की जो मिट्टी है, जो गंडौली किशनपुर मेरा गांव है, जनपद हाथरस की मिट्टी में कविता है। मैंने बचपन से ये महसूस किया कि गांव में हम लोग बराबर के साथी जो होते थे, जरा जरा सी बातों पे तुकबंदी करके कविताएं बोलना शुरू करते थे। और ये उम्र रही है 8-10 साल की उम्र से। और वहां जैसे कि एक हमारे यहाँ, एक मिसाल के तौर पर टोड़ी सिंह जी थे हमारे यहाँ, उनकी पत्नी नहीं थी, और हमारे यहाँ नवाब सिंह थे, उनके यहाँ 2 पत्नी थी। टोड़ी सिंह आजाद न घर छोरा छोरी, नन्हे खान दिलदार रखे द्वै गोरी, इस तरह की कविताएं चलती रहती थी। तो ये कविता वहां से शुरू हुई। उसके बाद जब मैं जूनियर हाई स्कूल में आया, तो जूनियर हाई स्कूल में वहां हमने काव्य अंताक्षरी होती थी उस समय। अब ये ऐसा नहीं हो रहा है, मैं जहां देखता हूँ काव्य अंताक्षरी, आप भी देखते होंगे, काव्य अंताक्षरी होती थी। तो जिन अक्षरों से शब्द नहीं बनता है, अंगा अणा, उनसे उनको छोड़ करके बाकी हर अक्षर पर मुझे 4-4, 6-6, 10-10, किसी पे तो और ज्यादा कविताएं याद हो जाती थी। और उस समय मैं जो कविताएं याद करता था, वो उनकी लय और वो ऐसी भर जाती दिमाग में, उससे फिर मैं हाई स्कूल में आते आते कविताएं लिखना शुरू हो गया मेरा। और आप विश्वास करें कि मैंने मुझे जो है अर्थशास्त्र मेरे पास था इंटरमीडिएट में, तो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं मुझे याद नहीं होती थी कि प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने क्या कहा, वो सब। तो मैंने, आप विश्वास किए, मैंने परीक्षा में कविताएं दोहे बना करके परिभाषाओं के में लिख करके आया था इंटरमीडिएट में। क्या और मैं आज ये सोचता हूँ, अगर वो दोहे आज मेरे पास होते तो कितने बच्चों को भला हो रहा होता। तो वहीं से ये कविता मेरी आरंभ हुई थी। और मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि सन 68 में, 68 में मेरे पिताजी का निधन हुआ था। और 68 का मतलब है 32 और 22, आप समझिए 54 साल पहले, ठीक है ना। तो 54 साल पहले पिताजी जिस दिन एक्सपायर हुए थे, उसी की रात को मैंने एक 6 लाइन की कविता लिखी थी उसी स्मृति के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं उस समय की, कि 6 अगस्त मंगल दिवस सन 68 की साल, 4 बजे संध्या समय टूटा वज्र विशाल। कुंडलिया नहीं है, 6 लाइन की है, कुंडलिया की उस पे है। टूटा वज्र विशाल कुशल उठ गई धरा से, हुआ पिता का निधन जगत की परंपरा से। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी दिन दुर्दिन आया, हुआ नरेंद्र अनाथ अगम ईश्वर की माया। तो ये 68 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैं लगभग 5.5 दशक से कविताएं की माँ भारती की सेवा कर रहा हूं मैं। और उसके बाद धीरे धीरे मेरा मुख्य जो रहा गीतों के उसमें रहा, और गीत भी शुरुआत में जो होती है आदमी के सामने, उसी तरह के भाव उसके बनते हैं। तो मैं वहां से ये कविता आरंभ की। तो सर्वप्रथम तो मैं आपके थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, मैं आपके पूज्य पिताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी जी, मेरा भी श्रद्धांजलि। हाँ, मैं ये कह रहा था, उसके बाद मेरा जैसे अपने कर्म क्षेत्र में उतरा, तो अध्ययन काल में तो मैंने ब्रजभाषा के कवियों को, विशेषकर नरोत्तम दास, घनानंद, बिहारी और जितने भी थे उस समय के, मैंने सबको बहुत अच्छी तरह, क्योंकि वो अभिरुचि मेरी काव्य अंताक्षरी से आरंभ हो चुकी थी, तो मैंने उनको बहुत पढ़ा। वहां से मेरा ब्रजभाषा से जुड़ा हुआ। और खड़ी बोली में मैंने जो है जब गीत लिखे, तो मेरे ऊपर विशेष तौर से डॉक्टर रमानाथ अवस्थी जी, आपको ध्यान होगा, डॉक्टर रमानाथ अवस्थी जी का विशेष प्रभाव था मेरे ऊपर। और उसके बाद डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, बाबा निर्भय हाथरसी जी। मैं हाथरस 6 साल मेरा कार्यकाल रहा, तो काका हाथरसी जी के पास बैठक होती थी। काका हाथरसी जी के अलावा निर्भय हाथरसी जी, और भी वहां आदरणीय तरुण जी और जगदीश लवानिया जी कई कवि थे। नीरज जी अलीगढ़ में रहे, तो उनसे भी संपर्क में रहा। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी और क्या नाम है, तमाम ऐसे लोग हैं। विशेषकर शिशुपाल सिंह निर्धन जी, वो मुझे विशेष प्रिय कवि थे, बहुत अच्छे गीतकार थे, मधुर कंठ भी था। तो ये सब जुड़ाव जो रहा मेरा, वहां से ये कविता में विस्तार होता चला गया। कोई विशेष रूप से ऐसा मेरा हर व्यक्ति, वो हर व्यक्ति, हर बालक ही क्यों ना हो, गुरु है मेरा, जिससे मैंने कुछ भी सीखा है। माँ वाणी की कृपा तो रही है। तो मित्रों, आप उस भूमि से जुड़े हैं जिस भूमि पर बड़े बड़े साहित्यकार रहे,
वहां उनका भी जन्म हुआ। तो आप जैसा भाग्यशाली और कौन हो सकता है जो आपने माँ की कृपा, हाथरस माँ जैसी की जन्मभूमि को अपनी जन्मभूमि बनाया। हमारे साथ में बहन तेजस्विता सुधा जुड़ गई है, बहन भावना मिश्रा जुड़ गई हैं, और स्वागत सभी का। कवि लेखक देवकी दर्पण जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। जी बहुत बहुत आभार। तो आदरणीय, हम आगे बढ़े उससे पूर्व जी, हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं को एक गजल प्रस्तुत सुना दें। आप अच्छा, गजल में भी बहुत बिल्कुल। जी जी जी। तो गजल की बात है तो देखिए मैं गजल सुनाता हूँ आपको। तुम्ही दिलबर तुम्ही जानम, हमारे दिलरुबा तुम हो। तुम्ही दिलबर तुम्ही जानम, हमारे दिलरुबा तुम हो। तुम्ही दुनिया हो जन्नत हो, हमारा हौसला तुम हो। बनाए हैं खुदा ने इस जहां में पुरकशिश मंजर, बनाए हैं खुदा ने इस जहां में पुरकशिश मंजर, मगर सारी खुदाई से हसी शाने खुदा तुम हो। मगर सारी खुदाई से हसी शाने खुदा तुम हो। अब मैं आगे तहतुम पढ़ता हूँ, बहुत समय लगेगा ऐसे तो समझ पड़ेगा ना कि कभी दीवाने गालिब का मुकम्मल शेर लगते हो, कभी दीवाने गालिब का मुकम्मल शेर लगते हो, कभी लगता है इकबाल ओ जफर का मुद्दा तुम हो। खुदा ने नाज से तुमको संवारा अपने हाथों से, हो सकता है वो ठेके पर उठा देता हो, लेकिन खुदा ने नाज से तुमको संवारा अपने हाथों से, और जहे किस्मत कि मेरी बंदगी की इब्तिदा तुम हो। जहे किस्मत कि मेरी बंदगी की इब्तिदा तुम हो। और झुके पलकें तो रात आए, झुके पलकें तो रात आए, उठे पलकें शफक जैसे, मेरी दुनियाए उल्फत में सुकून अमनो कजा तुम हो। मेरी दुनियाए उल्फत में सुकून अमनो कजा तुम हो। और पढ़े ये एक मिसरा तरह दिया गया था, उस पर यह गजल लिखी गई थी, और मिसरा दिया था कि मुहाफिज मेरी कश्ती का खुदा है ना खुदा तुम हो। एक अंजुमन शेर सुकन मैंने उसमें जिक्र किया है, वो संस्था उसकी नशिस्त होती थी, तो उसमें मिसरा तरह दिया। तो ये इसमें मैंने ग्रह लगाई है, ग्रह थी कि मुहाफिज मेरी कश्ती का खुदा है ना खुदा तुम हो। इस शेर को देखा खासतौर से कि मैंने कैसे इसको किया कि पड़े गिरदाब दरिया में भंवर, पड़े गिरदाब दरिया में उफक से उठ रहे तूफान, क्षितिज से पड़े गिरदाब दरिया में उफक से उठ रहे तूफान, मुहाफिज मेरी कश्ती का खुदा है ना खुदा तुम हो। उफक से उठ रहे तूफान है ना, मुहाफिज मेरी कश्ती का खुदा है ना खुदा तुम हो। और ये माना खूबसूरत हो जवां हो मेहरबान हो तुम, ये माना खूबसूरत हो जवां हो मेहरबान हो तुम, नजाकत है नफासत है मगर क्यों बेवफा तुम हो। ये माना खूबसूरत हो जवां हो मेहरबान हो तुम, नजाकत है नफासत है मगर क्यों बेवफा तुम हो। और हजारों कोशिशें कर ली, हजारों कोशिशें कर ली, मगर बीमारे उल्फत को हकीमों की दवा तुम हो, फकीरों की दुआ तुम हो। हजारों कोशिशें कर ली मगर बीमारे उल्फत को हकीमों की दवा तुम हो, फकीरों की दुआ तुम हो। और अब मक्ता देखें कि हटा दो रुख से अब चिलमन, मिटा दो गम, ये मुसलसल गजल है कि हटा दो रुख से अब चिलमन, मिटा दो गम जमाने के, जमाना देख ले शर्मा जमाने में खुदा तुम हो। जमाना देख ले शर्मा जमाने में खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, गजल जो है वो वैसे तो अपने महबूबा के सौंदर्य की प्रशंसा के लिए या अपने मन की बात कहने के लिए नहीं है,
जी। लेकिन इसमें आगे परिवर्तन हुआ हाँ तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और हमारे जी दर्शकों को भी शायद जानने की उत्सुकता होगी कि जी मान लीजिए मैं गजल लिखना चाहता हूं और मैं गजल के बारे में कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, जी लेकिन जी मेरी उत्कंठा है कि मैं गजल लिखना सीखूं, तो मुझे जी। सर्वप्रथम क्या तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि कोई किसी को कवि या शायर नहीं बना सकता। सबसे पहली बात ये आप महसूस करते हो इस बात को। जिसके अंदर प्रतिभा आरंभ से होगी और माँ की द्वारा दी हुई प्रतिभा होगी, वही ये सब कर सकता है। तो गजल लिखने की जहां तक बात है, गजल लिखने के लिए जैसे मुक्तक लिखा, और मुक्तक में पहले दो पंक्तियां तुकांत में आती हैं, तीसरी अतुकांत आती है और चौथी तुकांत में आती है। जो व्यक्ति मुक्तक लिखना सीख रहा है वो मुक्तक से ही एक एक शेर करके इसी तरह से एक तुकांत एक तुकांत लेकर के और वो गजल लिख सकता है। एक बहुत साधारण सा तरीका में, मतलब नए लोगों के लिए खासतौर से है। और वैसे तो उसके अरकान और वो सब उसको सीखने पड़ेंगे। उसके सही बात तो यह है कि बिना सीखे कुछ आता नहीं है, और सीखा जाए तो बाकायदा सीखा जाए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं बहुत बहुत ज्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता इस समय, तो आप सब जानते हैं और बड़े बड़े अच्छे गजलकार जुड़े हुए हैं मंच से और पटल से। मैं उनको प्रणाम निवेदित करते हुए अधिक विस्तार से यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि समय भी सीमित है सब। आदरणीय ने कहा कि साहित्यकार और कवि बनाए नहीं जाते, ये जी बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में डॉक्टर बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, जी लेकिन साहित्यकार या कवि जो है वो तो भगवान के घर से ही उतर करके आता है, बिल्कुल और उसमें बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा जागृत होती है। गुरु हम्म, उस प्रतिभा को थोड़ी हवा दे करके, थोड़ा संवार जी करके उससे सुनार की तरह एक जेवर जैसे बनाते हैं, उस तरह से वो बिल्कुल बिल्कुल। लोग पेश करता है। बस इतना ही काम जी होता है, बाकी प्रतिभा तो जी खुद में ही होती है। जी तो डॉक्टर साहब, आपने खड़ी बोली में भी लिखा है, ब्रज भाषा में भी लिखा है, जी लोकगीत में भी लिखा है, तो जी। मैं चाहूंगा कि आप दो लाइन खड़ी बोली की हमारे दर्शकों को सुना दें। खड़ी दो लाइन बोली में क्या गीत या क्या खड़ी बोली में? गीत, गीत गीत। अच्छा बिल्कुल 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 अवश्य। तो चलिए मैं एक गीत आपको ही निवेदित करता हूँ खड़ी बोली का, और गीत का शीर्षक है आपका आगमन। हालांकि आपके पटल पर मैं आया हूं और मैं मानता हूं कि आप मेरे सामने आए हुए हैं, ये मान के चलिए आप थोड़ी देर के लिए। गीत का शीर्षक है आपका आगमन, और ये आप मान के चलिए हमारे पटल पर जो हमारे श्रोता ग्रुप में साहित्यकार बंधु और बहनें हैं उनको भी निवेदित है एक तरह से, मान के चलिए। सुनिए साहब। आज शुभ लग रहा आपका आगमन, मन को महका रहा है सुगंधित पवन। वाह, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिलाता गगन। आज शुभ लग रहा आपका आगमन, आपका आगमन, आपका बंद सुनता हूं। हो गए सत्य सपने संजोए थे जो, हो वाह, गए अंकुरित बीज बोए थे जो। आपके आने से हो गए सत्य सपने संजोए थे जो, हो गए अंकुरित बीज बोए थे जो। बन गए हार अब नेह के तार में, बन गए हार अब नेह के तार में। प्यार से मन के पिरोए थे जो, बन क्या गए हार अब नेह के तार में। प्यार से मन के पिरोए थे जो। अर्घ्य में आपको प्यार के देवता, अर्घ्य में आपको प्यार के देवता। क्या मैं अर्पण करूं झुक रहे हैं नयन। चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिलाता गगन। तुम मिले तो सफल हो गई साधना, आज पूरी हुई मेरी आराधना। तुम मिले तो सफल हो गई साधना,
आज पूरी हुई मेरी आराधना, चाहता हूँ मैं अब अपने भुज पाश में जिंदगी के सुनहरे सपन बांधना, चाहता हूँ मैं अब अपने भुज पाश में जिंदगी के सुनहरे सपन बांधना। और सुनिए कि मेरे जीवन के कोरे प्रथम पृष्ठ पर, मेरे जीवन के कोरे प्रथम पृष्ठ पर आपने लिख दिया प्रेम का प्राकथन, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिला। एक बंद और है इसमें, क्या हुआ जो जमाने ने धोखा दिया, मुझको तुम मिल गए मैंने सब पा लिया, क्या हुआ जो जमाने ने धोखा दिया, मुझको तुम मिल गए मैंने सब पा लिया, तुमको पाकर शिवालय हुआ मन मेरा, तुमको पाकर शिवदत्त शर्मा जी, तुमको पाकर शिवालय हुआ मन मेरा, मेरा तन हो गया आरती का दिया, देह के दीप में नेह बाती पड़ी, देह के दीप में नेह बाती पड़ी, चिर प्रकाशित हुआ भावना का भवन। हृदय, देह के दीप में नेह बाती पड़ी, चिर प्रकाशित हुआ भावना का भवन, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, मेरा घर लग रहा झिलमिलाता गगन, आज शुभ लग रहा आपका आगमन, आपका आगमन। बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने तो इस रचना से 3-4 बातें बता दी। एक तो ये कि आप संचालन में कितने प्रवीण हैं। मंच संचालन में अगर आपको बैठा दिया जाए, पर आप हैं भी मंच संचालन में काफी प्रवीण हैं, आपने मुझे बताया है। और कभी अवसर मिला तो मैं आपको मेरे पटल पर मंच संचालन के लिए आमंत्रित भी करूंगा। मेरा सौभाग्य होगा। दूसरा इन्होंने ये बताया कि श्रृंगार की रचना किस तरह से जो है की जाती है, अपने अति जो रचना जिस तरह से रची जाती है वो आपने अपने शब्दों में हमें बता दी है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज, और इसके लिए अपनी मेरा सौभाग्य इस पटल पर आना और आपसे जुड़ना और अपने सभी साहित्यकार बंधुओं बहनों से जुड़ना मेरा सौभाग्य है आज आपके पटल के माध्यम से। जी। तो आदरणीय, आप जब कृषि विभाग में थे वहां भी आपने सुना करके और काव्य पाठ करके अपना झंडा गाड़ा होगा। बहुत लोग प्रेम दे, बहुत स्नेह देते थे लोग, मुझे बहुत प्रेम देते थे। और यहाँ तक है मेरे सेवानिवृत्ति के समय पर भी कार्यक्रम रखा उन्होंने, व्यापारियों ने, उन्होंने सबने, जो अधिकारियों ने सबने, तो उन्होंने कहा आज हम जी भर के सुनेंगे, और खूब सुना और सब कुछ होता रहा। मैं 12 साल हो गए मुझे सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अभी तक लोग मुझे वहां अपने प्रेम पूर्वक बुलाते हैं और मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई आरोप नहीं। वैसे बाहर के मंचों की जहां तक बात है, आपका पूरा राजस्थान मेरा घुमा हुआ है, चाहे वो अलवर हो, चाहे सब, आप गोपीनाथ उपेक्षित जी के कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया गया, डॉक्टर बलवीर सिंह करुण जी ने, धनेश फक्कड़ जी ने, तमाम के नाम मेरे उस समय के हैं, तो सब लोग बुलाते थे, मैं जाता था। और मैंने महाराष्ट्र दिवस पर काव्य पाठ किया हुआ है, आदरणीय अशोक सहारे जी हैं, उन्होंने बुलाया। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को होता है, मैं गया था। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब जगह, मतलब जहां भी है, लेकिन देश के बाहर मेरा देश ही मेरे लिए सब कुछ है, ये मान के चलिए। तो आप गोपीनाथ जी गोपेश को जानते हैं सर? गोपीनाथ उपेक्षित लिखते थे पहले, अब वो चर्चित लिखने लगे बाद में। अच्छा, वो कोई और है? गंगापुर सिटी से सर। हमारे मित्र हैं जयपुर में, गोपीनाथ गोपेश के नाम से लिखते हैं वो। हाँ, तो उनसे मेरा परिचय नहीं रहा है। और आपके वहाँ नाथद द्वारा में भी वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। नाथद द्वारा मेरे सम्मानित किया जा चुका है, आप लोगों की कृपा से, आपसे आशीर्वाद। आपने बताया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, वैसे प्रसंग बस नहीं, यहाँ नहीं, उचित नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये फरवरी में मेरा आपका इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है,
पिछले वर्ष फरवरी में मैं जयपुर में ही 1 महीने रहा था। वहां मेरा बेटा है, बच्चे हैं, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन सर्जरी हुई थी, तो मैं उसके नोएडा में कराया था, लेकिन उसके बाद बेटा मुझे अपने पास ले गए थे बच्चे, तो मैं 1 महीने जयपुर ही रहा था पूरे समय। ये आपके सानिध्य में तो मैं बाद में आ पाया हूँ। तो आदरणीय, जब आपने परिवार की बात छेड़ी है तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि आपकी परिवार को भी आपने अपनी ये विधा सौंपी है या उन्होंने लेने के इच्छुक थे हैं? हाँ, मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि कोई कभी किसी को नहीं बना सकता है, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मेरे बड़ी बेटी जो है इंदु शर्मा, जो देश की प्रतिष्ठित कवित्री आज भी है, नोएडा रहती है, गाजियाबाद रहती थी, अब वो नोएडा, उसने अपना वहां भी रहना शुरू, क्योंकि उसके स्कूल कॉलेज वहां है उसका, तो उन्होंने वहां भी फ्लैट खरीद लिया है नोएडा गाजियाबाद। इंदु शर्मा नाम से है वो, और वो उसने बहुत अच्छी कवित्री, उसने अच्छा नाम साहित्य में अपना किया है। बाकी और बच्चों ने लिखना शुरू किया, लेकिन मैंने कहा सब लोग कभी मत बनो, मुझे ही रहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो बेटा जयपुर में है मेरा, जो मेरा बेटा नीरज शर्मा जयपुर में है और SCL में मैनेजर है, तो उसने शुरू में कविताएं, हास्य की कविताएं लिखना शुरू किया था, तो मैंने कहा तुम भी कविता सब कभी बन जाओगे, कुछ और रहोगे, कोई ये बताइए। तो उसका भी, लेकिन अब बेटी ने आगे बहुत आगे गई, अब भी है, अब भी जाती आती बहुत। हमारे साथ में राजस्थान बंदना नाम से बहुत अच्छी रचना उसने लिखी है बेटी ने, इंदु शर्मा ने, बहुत अच्छे। बहुत जी आदरणीय, हमारे साथ में गजलों के महारथी सतीश मायतपुरी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। मैंने आदरणीय मापतपुरी जी का उस दिन साक्षात्कार बाद में पढ़ा और सुना, और आदरणीय जयसिंह आरसी जी का भी मैंने पढ़ा, मुझे सुना, जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भाग्य सौभाग्य समझूंगा मैं अपना कि मैं भी आज यहाँ जुड़ा हूँ। मापतपुरी जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। ईश्वर की कृपा है सर, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे विद्वानों से मुझे मेरा संपर्क होता है और मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आदरणीय, अब बारी आती है ब्रज भाषा के गीत की। जी बिल्कुल। इस समय बसंत ऋतु और होरी फागुन का महीना चल रहा है, इस तरह की कोई अगर रचना आपके पास है तो सुना करके श्रोताओं को, हमको। बिल्कुल, आप जो कहें, कोई त्योहार ऐसा नहीं बचा जिसपे जो मेरे संपर्क में ना आया, वो सब पर लिखा है मैंने धीरे धीरे करके। और एक दो चीजें, एक जी ब्रजभाषा का ही मैं गीत आपको सुनाई जा रहा हूँ, लोकगीत कह लीजिए आप उसको, लोकगीत सुनाऊंगा बाद में आपको, वो होली गीत है इसलिए उसको बाद में सुनाऊंगा। पहले एक फागुनी बयार शीर्षक से गीत में आपको सुनाता हूँ, आपको सबके सेवा निवेदन करता हूँ। स्वागत स्वागत। तन मन में प्रीति लहें, सुख को संगीत लहें, तन मन में प्रीति लहें, सुख को संगीत लहें, रस की फुहार चली रे, फागुनी बयार चली रे। तन मन में प्रीत लिए, सुख को संगीत लिए, रस की फुहार चली रे, फागुनी बयार चली रे। सरसों ने ओढ़ लियो चीर पीत रंग को, यहाँ 2 चीजें, पीत रंग पीला रंग और पीत रंग पिया की तरंग। सरसों ने ओढ़ लियो चीर पीत रंग को, बागन की डारन पे रंग चढ़ो भंग को, कोयलिया कूक कूक गावे गीत प्यार के, बोर के बलिया लेत आम हूँ बहार के, रूप रस गलियन के मधुमाती कलियन की, वे गलियां जिनमें रूप और रस निवास करता है, रूप रस गलियन के मधुमाती कलियन के, घूंघट उघार चली रे, फागुनी बयार चली रे। तन मन में प्रीत लिए, सुख को संगीत लिए, रस की फुहार चली रे, फागुनी बयार चली रे। अगला बंद है, और इसमें फागुनी किशोरी को मानवीकरण करते हुए बंद ये देखें, विशेष ध्यान चाहूंगा कि गालन, होली है, मस्ती है, और उसका बसंत है कि गालन गुलाल रंग आंखिन में रोरी, गालन गुलाल रंग आंखिन में रोरी, जोम जोर टूटी जाती कंचुक की डोरी। जोम कहते हैं ताकत को, जोर, जो
गालन गुलाल रंग आँखिन में रोरी, जोम जोर टूटी जात कंचुक की डोरी, धूर मकरंद की उड़ते ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में धूर मकरंद की उड़ते ब्रज खोरी, आवे चली झूमत सी फागुनी किशोरी, आवे चली झूमत सी फागु, दोबारा सुनिए, गालन गुलाल रंग आँखिन में रोरी, जोम जोर टूटी जात कंचुक की डोरी, धूर मकरंद की उड़ते ब्रज खोरी, आवे चली झूमत सी फागुनी किशोरी, जहां तहां रुक रुक के झूम झूम झुक झुक के, जहां तहां रुक रुक के झूम झूम झुक झुक के, पीऊ को पुकार चली रे, फागुनी बयार चली रे। और अंतिम बंद है इसका, ऐसा नहीं है कि सबको सुख ही सुख देती हो, किसी को कष्ट भी देती है ये फागुनी बयार पे, कि बिरहिन बेचारी को देते दुख दूनो, बिरहिन बेचारी को देते दुख दूनो, सजन बिन सुहागिन को अंगना है सूनो, बिरहिन बेचारी को देते दुख दूनो, सजन बिन सुहागिन को अंगना है सूनो, सुनी राह सुनी चाह सुनो घर आंगना, सुनी राह सुनी चाह सुनो घर आंगना, पलकें बिछाए बैठी आए नहीं साजना, पलकें बिछाए बैठी आए नहीं साजना, ताप तप्त धरणी सी चकित थकित हरिणी सी, वो वियोगिनी नायिका, ताप तप्त धरणी सी चकित थकित हरिणी सी, इत उत निहार चली रे, फागुनी बयार चली रे, तन मन में प्रीत लिए सुख को संगीत लिए, रस की फुहार चली रे, हैया हो फागुनी बयार चली रे, फागुनी बयार चली रे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, आपके इस रचना की तारीफ सतीश मातपुरी जी जय हो, बेहद उम्दा जैसे कमेंट्स दे करके कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी चल रहा है, लेकिन इसका मैंने लिंक आपको नहीं डाला है, लेकिन बाद में आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको दे दूं। तो आदरणीय, कविता रचने के लिए प्रथम शर्त होती है शब्द सामर्थ्य। उच्च कोटि के शब्द जितने कविता उतनी ही सुंदर बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। शब्द सामर्थ्य होना पहली शर्त है। अगर शब्द सामर्थ्य नहीं है तो कविता नहीं बनेगी, नहीं लिख सकते। और इसके लिए अनुभव आवश्यक है, सुनना आवश्यक है। आप जितना सुनेंगे लोगों से उतना ही आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। मैं भी अध्ययन और श्रवण दोनों चीज काम करती है। मैं आप लोगों को सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शून्य हूं। अरे आप कैसे बात करते हैं, आप क्या नहीं है, आप सब कुछ है। सब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे से तो बड़े बहुत आप लोग विद्वान बैठे हैं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, कुछ नहीं हूं मैं आपके सामने। नहीं ऐसा नहीं, ये आपका बड़प्पन है सब। तो आदरणीय, मैं अभी कह रहा था, मैं हाँ कुछ कह रहे हैं, बताइए। आप होरी सुनाने की बात कर रहे थे। अच्छा, अगर आपका आदेश हो तो मैं उसको प्रस्तुत कर दूं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इच्छुक हैं। क्योंकि ब्रजभाषा के लोकगीत के गीत की बात आपने की, तो मैं ब्रजभाषा का होरी गीत जो है आपको सुनाता हूँ। हाँ, सुनिए। और मैं आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे गीतों में मैं किसी की लय नहीं लेता, किसी की वो नहीं, नकल नहीं करता कि ये वही इसी तरह पे होना चाहिए या पैरोडी या ऐसा कुछ नहीं। मेरा स्वाभाविक ऐसा है। सुनिए, मैं होरी गीत आपको सुनाता हूँ, और होरी आने वाली, बसंत चली रहा है, सुनिए। होरी हिय में उमंग भरन लागी, होरी हिय में उमंग भरन लागी, भरन लागी रे,
भरन लागी, होरी हिय में उमंग भरन लागी। होरी के रंग रंग के रसिया भरन लगे भर्राटो, ब्रज भाषा। होरी के रंग रंग के रसिया भरन लगे भर्राटो, इत ब्रज की गलियन में मची रहो गोरी को सर्राटो। गोरी हो गोरी हो गोरी रसियन सो जंग करन लागी, होरी हिय में उमंग भरन लागी। गाम गाम में लगन लग्यो है फूल डोल को मेला। गांव में होली के आसपास फूल डोल मेला लगते थे, ग्रामीण मेला होता था कि गाम गाम में लगन लग्यो है फूल डोल को मेला। लड़ुआ सेब जलेबी बिकरे, लड़ुआ वो चिरवा वाले लड्डू जो हैं, और सेब कौन से, गुड़ के और बेसन के जो बनते हैं। गाम गाम में लगन लग्यो है फूल डोल को मेला। लड़ुआ सेब जलेबी बिकरे सजे चाट के ठेला। सजनी हो सजनी सजना सोरार करन लागी, होरी हिय में उमंग भरन लागी। बिना पिए झूमत हैं छेला दगरे में बज मारे। वो तो और ही जगह होंगी जहाँ लोग पी के झूमते हैं, और ब्रज में, हमारे ब्रज में तो बिना पिए ही मस्ती छाई रहती है कि बिना पिए झूमत हैं छेला दगरे में बज मारे। इत गोरी के नैना हो गए, इत गोरी के नैना हो गए बिन काजर कजरारे। सबकी हो सबकी हो सबकी छाती पे दारे दरन लागी, होरी हिय में उमंग भरन लागी। और अंतिम बंद है, विशेष ध्यान चाहूंगा इस बंद पे कि ठंडाई में भांग घोर लई पी रहे गटक गटक के। ठंडाई में भांग घोर लई पी रहे गटक गटक के। गड़ुआ भर गोरी को प्याय दे, लोटा भर के गड़ुआ भर गोरी को प्याय दई नाचे मटक मटक के। गोरी हो गोरी हो गोरी इंग्लिश में बात करन लागी। दोबारा से इस बंद को कि ठंडाई में भांग घोर लई पी रहे गटक गटक के। गड़ुआ भर गोरी को प्याय दई नाचे मटक मटक के। गोरी इंग्लिश में बात करन लागी, होरी हिय में उमंग भरन लागी, होरी हिय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय, मुझे मेरी मामी जी की याद आ गई, वो भी हाथरस की थी। अच्छा। और मथुरा के पास एक गांव है बरौली, दाऊजी से आगे है, वहां वो आई थी। मेरा ननियाल वही है। और आपके हाथरस के मेरे दो मित्र और हैं, माणक चंद जी हुआ करते थे, एक मोतीलाल जी, दो भाई थे वो जी। हम गौतम ब्राह्मण हैं, और आपके हाथरस में गौतम बहुत हैं। अच्छा अच्छा। तो खैर ये अलग सादाबाद के आसपास, सादाबाद के आसपास, हाथरस सादाबाद के आसपास। हाँ, ये अलग है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आदरणीय, आपके पास कभी कोई सीखने के लिए आतुर हुआ, आपके पास सीखने कभी कोई आया इन विधाओं को? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं आपसे, मेरे पास इतनी लिपियां रहती हैं हर समय, कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं से मतलब चलता रहता है। और मेरे परामर्श, जहां तक बात है, मेरे कवि मित्र अलीगढ़ ही नहीं, बाहर से भी कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जो मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं
कुछ बता पाऊं। माँ की कृपा है तो मेरा क्या है, माँ उसका प्रसाद है, प्रसाद तो सबको लेने का अधिकार है पूरी तरह से। बहुत खूब, बहुत। तो अगर अभी कोई मान लो आपसे फोन पर या ऑनलाइन अगर मान लो कोई सीखना चाहे, कुछ अपनी कृति में कोई मतलब आपसे राय लेना चाहे, तो आप उसे राय देने की कृपा करेंगे? हाँ बिल्कुल 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 साहब, बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बड़प्पन है आपका। क्योंकि मैं कहते हैं कि जितना जानता हूँ अधिक तो नहीं, मैं बहुत कोई काबिल आदमी नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, लेकिन जितना जानता हूँ उतना उससे बता दूंगा। अरे साहब, ये भी आपका बड़प्पन ही है कि आप सागर होकर के भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। आप तो समुद्र हैं। क्योंकि लोग कहते हैं, मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए किया, मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए किया है आदरणीय, कि पिछली बार से पिछली बार कोई आए थे मेरे इसमें साक्षात्कार में, तो उन्होंने कहा ना, लोग तो सीखने को तैयार हैं लेकिन लोग सिखाने को तैयार नहीं है। वो अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं। मेरे बारे में ऐसा नहीं, ये बड़ी विडंबना की बात है। ये जी बहुत विडंबना की बात है कि वे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इस विधा को छोड़ना देना नहीं चाहते। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आपके ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास, आपके पास, किसी के पास कोई प्रतिभा है तो उसकी अपनी धरोहर नहीं है, वो समाज की धरोहर है, और समाज की धरोहर समाज को चली जाती है, तो इसमें हमारा क्या जाता है? समाज में ज्ञान देने से ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान घटता नहीं है कभी, ज्ञान हमेशा देने से बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो आदरणीय, अब बाकी रह गया है मुक्तक और घनाक्षरी। अभी 3 विधा बाकी हैं, मुक्तक, घनाक्षरी, सवैया। जी बिल्कुल, हम तीनों आदेश करें। थोड़े थोड़े सुनना चाहेंगे, 2-2 4-4 लाइन। अच्छा सुनिए, तो मैं पहले मुक्तक सुना दूं। मैं मुक्तक में सुना चुका हूँ, मुक्तक तो मैं सुनाए अभी आपको, और भी सुना दूंगा, मुझे वैसा नहीं है ना। सुनिए, हमारे साथ में कुमारी चंद्रा देवी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से प्रणाम निवेदित मैं करता हूँ अपने आपको, आदरणीय आपको। मुक्तक की जहां तक बात है, मुक्तक मैंने खूब लिखे हैं, जहां भी आए हैं कि आईना कभी जो है आईने के समान होता है। आईना सच बयान करता है, आईना सच बयान करता है, ऐबो फन का बखान करता है, और असलियत उसकी बता देता है, झूठ पर जो गुमान करता है। असलियत उसकी बता देता है, झूठ पर जो गुमान करता है। ये मुक्तक की एक खास बात है। मैंने एक जी, मुक्तक में एक खास बात होती है, कुछ शब्दों में ही बहुत कुछ कहना इसकी विधा होती है, कि इसमें बहुत कुछ कहना पड़ता है। बिल्कुल। मैं 2 मुक्तक और आपको देना चाहता हूं, दोनों विभिन्न मतलब विपरीत परिस्थिति के हैं। कुछ लोग होते हैं परोपकारी प्रवृत्ति के, और कुछ लोग होते हैं जिनसे समाज को कष्ट मिलता रहता है। पहला मुक्तक है वो तिनका को प्रतीक लेकर के मैंने किया है कि तैरता तिनका कहे जलधार से, तैरता तिनका कहे जलधार से, बस झुलाती ही रहो तुम प्यार से, डूबते का मैं सहारा बन सकूं, डूबते का मैं सहारा बन सकूं, और वो डूबने वाला, और वो मिल जाए अपने यार से, तैरता तिनका कहे जलधार से। और विपरीत परिस्थिति में यह है कि कंकड़, एक दूसरा तिनका के विपरीत कंकड़ आप लेके चले, कंकड़ पानी में तैरता तिनका तैरता है और कंकड़ डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, उसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ। विशेष आप देखिए, इसी बात में कितनी बात है कि डूबता वहीं से चलते हैं, डूबता कंकड़ कहे यूं लहर से, डूबता कंकड़ कहे यूं लहर से, कौन बच सकता कि बहुत घर तोड़े थे मैं, डूबता कंकड़ कहे यूं लहर से, कौन बच सकता खुदा के कहर से, बहुत घर तोड़े थे मैंने कांच के, इसलिए फेंका गया हूं शहर से, डूबता। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्षमा चाहूंगा, फोन आने लगा, 1-2 फोन आ रहा था, मैंने काट दिया, कोई बात, इसीलिए व्यवधान हो रहा है जी। कोई जी साहब। घनाक्षरी और भी मुक्तक एक अगर आप कहें तो। अच्छा, घनाक्षरी नहीं, समय कम है, घनाक्षरी। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, समय तो लगभग होने जा रहा है। घनाक्षरी सुनिए साहब।
और घनाक्षरी में एक खड़ी बोली में या ब्रज भाषा में घनाक्षरी सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। वो तो शिल्प तो वही होता है। कन्हैया से हाँ, कोई तो कछु मांगे, कन्हैया से कोई कछु मांगे, कोई कछु मांगे, मैं का चाहूं। सुने कि चाहूं नहीं ठाट बाट, चाहूं नहीं राजपाट, चाहूं नहीं ताज मेरे शीश पे धराए दे। चाहूं नहीं ठाट बाट, चाहूं नहीं राजपाट, चाहूं नहीं ताज मेरे शीश पे धराए दे। और चाह नहीं तन की, न धन की, न जीवन की, चाह नहीं मोक्ष दे स्वर्ग में पठाए दे। कि रावरी चरण रज पाए के तरह नरेंद्र, सुन रे गोपाल ऐसी जुगते लगाए दे। कि दौर दौर घेरूंगा बैठू ढेंग तेरे आए, मोए निज गैयन को ग्वारिया बनाए दे। दौर दौर घेरूंगा बैठू ढेंग तेरे आए, मोए निज गैयन को ग्वारिया बनाए दे। मन में है एक आस वृंदावन पाऊं वास, देखूं नित महारास सांवरे किशोरी को। और जाऊं नित बंसी बट बैठ जमुना के तट, नैन मूंद पीऊं रस बांसुरी निगोरी को। के खेलूं बरसाने होरी कर कर बरजोरी, पीठ पर लटकाऊ गुजरी की छोरी को। और राधे राधे रट मोहे लागी रहे रहन दिन, रोम रोम रमे जाए रूप रस भोरी को। रोम रोम रम जाए रूप रस भोरी को। मित्रों, ये घनाक्षरी अमात्रिक छंद होता है और इसे काव्य सीखने अगर सर्वप्रथम यहीं से कदम रखे तो जल्दी इस बात को सीख जाता है, क्योंकि इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, केवल अक्षरों की बाध्यता होती है। और कई कवियों ने वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है जी, वर्णिक छंद। और कई कवियों ने घनाक्षरी के माध्यम से मंच लूटा है, मंच पर छा गए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार लय दिमाग में जाए तो घनाक्षरी वो छंद है जो मनुष्य को, कवि को पुजवा देती है। तो आदरणीय, अब चलते चलते एक सवैया बाकी रह गया है, वो भी हमें सुना करके। हाँ बिल्कुल साहब, सुनिए। कन्हैया अपनी मैयो के आंगन में लोटपोट है रो, धूल दूसरे थे, मैयो को कछु पता ना जसोदा माई को का है रो। कि माई की गोद में आवन को, मचले हर अंग सो धूरे लगाई। काम करे घर को जसोदा, निज लाल के हाल को देखे न पाई। कौतुक देखे जसोमती के घर, नारद आई गुहार लगाई। शेष महेश हु पाए सके नहीं, सो तेरे आंगन लोट तो माई। शेष महेश हु पाए सके नहीं, सो तेरे आंगन लोट तो माई। ये सवैया। तो आदरणीय, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक बार बता दें कि सवैया लिखने का क्या तरीका है, क्या इसका नियम है। सवैया वैसे तो 14 तरह के होते हैं सब। ये जो है, ये विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, सवैया 14 प्रकार के होते हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। लय यानी कहीं शुरू में कुछ बढ़ाएगा, जैसे कि क्या कहना चाहिए ना कि माई की गो, माई। दूसरा लीजिए आप के बीतिग, बीतिग मतलब ये चलता है, अलग अलग गण के हिसाब चलता है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। अच्छा, है ना, गण के हिसाब से। और जैसे कि दो लघु एक दीर्घ, फिर दो लघु एक दीर्घ, या दो दीर्घ एक लघु, इस तरह से मतलब अलग अलग गठन है अलग अलग सवैयों का, इस तरह से। उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो विजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। हाँ सर। जैसे कि मैंने एक सवैया आपको उदाहरण दूं कि पहले एक दीर्घ आएगा, उसके बाद दो लघु आएंगे, इस तरह से 7 बार आएगा, और अंत में जो है 2 दीर्घ आएंगे, तो ये सवैया हो जाएगा इस तरह से, है ना। ये बीते ग, दो एक दीर्घ और 2 लघु। बीते गई सुख की रतियां, देखिए आप, वही चल रहा क्रम, मेरा ही सवैया है।
बीते गई सुख की रत, बीते गई दुख की रतियां, सुख के दिन आए गए अब भोरी, कोरी कमोरी को का करे है, भर जान दे नेह को रंग निगोरी, अवसरो है मन की कर ले, तेरे देश हमें सन आवेगी होरी, प्रीतम पैरंगो डारे ले, प्रीति को फागुन के दिन चारे हैं गोरी। अब लय अपनी अपनी अलग अलग, गठन वही है, शिल्प वही रहेगा। तो ये अपने अपने, मेरा अलग लय है, किसी दूसरे कभी दूसरी तरह से पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग तरन्नुम अलग हो सकता है, लेकिन गठन अलग नहीं जा सकता। ये तो मित्रों, आज हम आदरणीय नरेंद्र कुमार शर्मा जी, नरेंद्र के साथ साक्षात्कार ले रहे थे। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप हमारे नवोदय कवियों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने जिंदगी की बहुत लंबी पारी खेली है, आपको बहुत अनुभव है, तो मैं आपसे दो संदेश चाहता हूं। एक तो कवियों के लिए संदेश, एक समाज के लिए संदेश, जो आजकल के नौजवान राह भटक रहे हैं, उनको आप मार्गदर्शन दीजिए। और अवश्य अवश्य मैं एक मुक्तक यहाँ कहना चाहूंगा। मंच की क्या स्थिति हो गई है कि आज का कवि बोध बुला रहा है, चुटकुलों में ही उलझता जा रहा है, और बढ़ रहा है नित्य साहित्यिक प्रदूषण, लेखनी आ काव्य मंच बुला रहा है। मंचों का आज वो स्थिति हो गई है, मंचों का दृश्य ऐसा हमें दिखाई देता है जैसे कि वहां चुटकुलेबाजी या हल्की रचना, साहित्य बहुत कम लोग मतलब सुनाते नहीं है, सुनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं सुनाते, जो भी कारण है। साहित्य, मैं ये चाहता हूं कि मंचों पर एक तो इस तरह की रचनाएं आए, आयोजन करना विशेष तौर से ध्यान रखें कि उन रचनाकारों को बुलाएं जिनके पास वास्तव में साहित्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि हास्य के लोगों न बुलाएं, मेरा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन साहित्य भी अगर, मतलब हास्य भी अगर हो तो उसमें कुछ होना चाहिए साहित्य के नाम पर। मेरा आशय ये है, यानी कि छप्पन भोग में यानी कि मिठाई भी आवश्यक है। जी हाँ, मिठाई भी आवश्यक है। हास्य भी एक मतलब रस है, ऐसा नहीं है, नवरस में हास्य भी एक सम्मिलित है, विभत्स भी सम्मिलित है, हर चीज है, तो हो सब, लेकिन उसमें साहित्यिकता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। मैं विशेषकर कवियों से, आज फेसबुक और यूट्यूब पर इसका जमाना है, मैं ये देखता हूं कि खूब लिखते हैं, लेकिन उनमें अधिकांश बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी रचनाओं में जो होना चाहिए वो नहीं होता। मैं अधिक इसमें ज्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहता, आप सब समझ रहे हैं। खूब लिखिए, लेकिन किसी अगर नहीं आ रहा है तो हमें किसी से नई पीढ़ी के लिए खासतौर से उन्हें पूछना चाहिए, किसी को, चाहे वो गुरु बनाए अपना या जो भी, जैसा जिस भी दृष्टिकोण से रखें, लेकिन परामर्श अवश्य लें, और उसमें अगर संशोधन होता है तो केवल संशोधन न कराएं, उस संशोधन को समझने का प्रयास करें कि ये इसमें ऐसे होना चाहिए, तो मैं आगे इस तरह से लिखूं। बताने वाले को भी उसको ये चाहिए कि उनको ऐसा, ये नहीं कि केवल संशोधन कर दिया और हो गया, जाओ, नहीं, उनको ये बताइए कि इसका शिल्प क्या है, इसको गठन कैसे किया जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है। लिखिए, और एक जो भटकाव है आज की पीढ़ी में, ये भटकाव हमारे संस्कारहीनता की ओर ले जा रहा है हमारी नई पीढ़ी को। तो जैसे कि मैंने अभी आज के आरंभ मैंने जो मुक्तक सुनाए थे बच्चों के नाम, वो चीज है कि मतलब ये ध्यान रखें। देखिए, संयुक्त परिवार जब होते थे तो बहुत सी समस्याएं स्वयं ही सुलझ जाती थी। आज एकल परिवार है, एकाकी रहना चाहता है व्यक्ति, तो उसमें समस्याएं कुछ और उसके कारण भी हैं। दूसरी बात यह है कि जब सहनशीलता, एक शब्द मुझे बड़ा सालता है, मैं कह दूंगा, सालना कोई बड़ा शब्द नहीं है, ये सालता है कि जब बच्चे अगर ये कहने लगे कि साहब हमारी पर्सनल लाइफ में आप दखलंदाजी ना करें, ये बहुत ही गहन इस पर अध्ययन की बात जरूरत है, और इसको सुधार की आवश्यकता है। इसमें पर्सनल लाइफ आपकी हो सकती है, लेकिन माता पिता से या घर परिवार में क्या पर्सनल लाइफ है, आप, इसका मतलब आप कहीं सही नहीं है, आप उनको वो दिखाना नहीं चाहते जो आप कर रहे हैं। मैं कवियों से भी ये कहना चाहता हूँ, श्रृंगार लिखिए, कुछ भी लिखिए, ऐसा लिखिए कि श्रृंगार भी लिखा है तो बेटी के और बेटे के सामने और घर वाले परिवार के सामने आप सुना सके। श्रृंगार भी ऐसा होना चाहिए, कहीं कोई ऐसा ना हो कि उसमें विद्रूपता आ जाए। बस, ज्यादा नहीं, सब समझदार हैं, सब लोग समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ दूं कि आपने अभी कहा कि
हमें एकाग्रता चाहिए, हमारे दखलबाजी न करें। इसमें एक शब्द और आता है जो मन को बड़ा विदीर्ण करता है बुजुर्गों को, जब बेटा ये कहता है कि आप नहीं समझते हो, इस बात में आप नहीं समझ पाओगे, वहां बड़ी मतलब जो है दर्द होता है, बड़ा बड़ा दुख होता है कि जिस बाप ने, जिस माता ने, जिस माता पिता ने आपको बड़ा किया, चलना सिखाया, आपको इस काबिल बनाया, उन्हें आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं समझते हो। कितनी विडंबना की बात है और दर्द की बात है। जिसने बोलना सिखाया उसको बोलने के लिए मना करते हो कि बोलिए मत, आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। तो ये संस्कारहीनता है। मैं इसमें ये चाहता हूं कि कितना दर्द होता होगा। हमारे विद्यालयों में पहले संस्कार सिखाए जाते थे, बताए जाते थे कि सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करो, गुरु जी के चरण स्पर्श करो। हम लोग सब जाते थे विद्यालय में, अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। आज तो पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि गुरु नहीं मालूम पड़ता, शिष्य नहीं मालूम पड़ता क्या हो रहा है, बराबर ही जैसा हो गया कुछ। तो अपना अपना उसको अगर जी बनाए रखे तो ये मैकाले पद्धति, शिक्षा पद्धति की देन है साहब। जब से मैकाले शिक्षा पद्धति आई है तब से बंटा ढार हो गया है। बिल्कुल। हम घरों में, परिवारों में छोटे छोटे बच्चों से अगर हम पोएम सुनते हैं, यानी इंग्लिश की कविता सुनते हैं, तो हम खुश होते हैं, परिवार वाले खुश होते हैं। लेकिन बच्चों को एक आप अगर ये कहें हिंदी की कविता सुना दे, नहीं सुना पाएगा। आंटी अंकल सब कह रहे हैं, आज चाचा चाची कितने लोग कह रहे हैं। ये इनको थोड़ा, हम अपनी संस्कृति से बिल्कुल अलग होते जाते हैं। ये थोड़ा चिंतनीय विषय और सोच का विषय, इस पर सुधार आने की आवश्यकता है। तो मित्रों, हम आदरणीय नरेंद्र जी से विदा लें उससे पहले मैं एक सूचना दे दूं कि परसों 17 तारीख को हमारे इस पटल पर ब्रज भाषा के ही डीग से पाराशर बंधु अपना कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें रसिया, छंद वगैरह सारे उसमें विधाएं होगी। और ये कार्यक्रम 90 मिनट का कार्यक्रम होगा, 60 मिनट का नहीं, 90 मिनट का होगा। और 8 बजे की बजाय 7 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप उस कार्यक्रम में आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हमें कमेंट्स दे करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमें ऊर्जा प्रदान करें। उनका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपकी दया, मेहरबानी, कुछ भी कहिए। मेरा सौभाग्य रहा कि आपने मुझे कम से कम इस योग्य समझा कि मैं आपके दर्शन कर सका। और पहले भी आपके पटल पर एकल का पाठ मेरा हो चुका है एक बार, मुझे ध्यान है। और ये दोबारा आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और पटल से जुड़े हुए पटल परिवार को और इस समय जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं श्रोताओं के रूप में सभी लगभग साहित्यकार हैं, बहनें और भाई, मैं सबको प्रणाम और आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो शर्मा जी, फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पर या किसी अन्य पटल पर, फिर आपका आशीर्वाद लेंगे, स्नेह प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, प्रणाम साहब जी। विदा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार।